फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे अपवर्तन और अपवर्तन के नियमों के बारे में और सम फिनोमिना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस पे आता है। तो अपवर्तनांक वो चीज है जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल है। ये पढ़ के आए थे हम अपवर्तन में, जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई माध्यम सरल है या सघन है? वो किस पर डिपेंड करता है? अपवर्तनांक पर। तो अपवर्तनांक होता क्या है, देखिए हम पढ़ के आ चुके हैं इस नियम का, नियम यानी कि अपवर्तन का दूसरा नियम, और उसमें हम पढ़ के आए थे साइन आई अपॉन साइन, इधर लिख देता हूं इसको, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। और क्या होता है भैया स्नेल का नियम? आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तित कोण की ज्या साइन आर, और वो आपको मिलता था एक नियतांक, म्यू कह देते हैं इसको, और ये हमेशा नियत मिलता था। ठीक है ना? ये क्या है? अपवर्तनांक। और ध्यान रखना, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? देखो साइन आई साइन आर दोनों क्या है? एंगल है, कोण है। अगर आप जैसे इसको डिग्री में लेके चले तो ऊपर भी डिग्री नीचे भी डिग्री, ठीक है ना? तो उससे क्या है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी और इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ये एक प्रकाश की किरण है, ये आपका क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ठीक है ना? ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, इसका मुख्य पथ क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? विचलित होकर और ये इधर अवलंब की ओर मुड़ जाती है। इसको आई कहता हूँ, इसको आर। पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। माना कि इसका यानी कि इस माध्यम का, एक माध्यम का, पहले माध्यम का अपवर्तनांक मैंने क्या मान लिया? μ1, और इसका क्या मान लिया? μ2। अब मैं माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष क्या ज्ञात करना माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष और माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करूं तो कैसे करूंगा? तो देखिए, अभी कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है ना? जैसे ये पानी है, इसको मैं ग्लास मान लूं, कांच मान लूं, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालूंगा भाई? तो इसको देखना कैसे पढ़ते हैं। क्या कह रहा हूं? माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 1 μ2, यानी 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, और ये क्या होगा? μ2 अपॉन μ1। इसको सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। आइए ना बात समझ लो, इसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। और इसी में अगर माध्यम 1 क्या है? एयर, ठीक है ना, हवा। अगर हम माध्यम 2 का हवा के सापेक्ष क्या निकालें? अपवर्तनांक निकालें, तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। क्यों? जब प्रकाश की किरण हवा से और किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो अब पहला माध्यम क्या है? हवा। तो हवा के सापेक्ष क्या करेंगे? हम उसका अपवर्तनांक निकालेंगे, तो वो कैसा कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। यानी कि अगर आप हवा के सापेक्ष निकाल रहे हो तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकाल रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना? अब इसको कैसे कैसे लिख सकता हूं, ये देखने वाली बात है। तो देखिए कैसे कैसे लिखूंगा मैं। μ2 अपॉन μ1, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। μ21 यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। ठीक है ना? अब ऐसे ही मैं निकाल लूं। अब क्या है? यदि प्रकाश की चलने की दिशा
बदल जाए। यानी कि अभी तो कहाँ आ रहा था 1 से 2 में, अब 2 से कहाँ चला जाए 1 में। तो क्या कर रहे हैं हम, अब अगर मैं इसका 2 का 1 के सापेक्ष निकाल लिया, 1 का 2 के सापेक्ष निकालूं तो क्या लिखूंगा 2 μ1 इक्वल टू, यानी कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे भी लिख सकता हूं मैं μ1 2, ठीक है ना, बराबर क्या आ जाएगा μ1 अपान μ2, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं μ21 को 1 अपान μ1 2, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपान μ21। क्यों, देख लो यहां से μ21 क्या है μ2 अपान μ1, नीचे आएगा तो μ1 पलटी मार कर कहां चला जाएगा ऊपर, और μ2। तो ये आपको याद रखने हैं भैया, जो मैंने अभी एक ब्रैकेट बनाया है, ये फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ये काम आएंगे आपके, ध्यान रखना न्यूमेरिकल, ठीक है ना। अब देखो यदि मैं इन दोनों को क्या करूं मल्टीपल, किस किस को μ1 2 मल्टीपल μ2 1, यानी कि 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक और 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक गुणा करता हूं तो क्या आएगा 1। क्यों आएगा, देखो क्या होता है ये, यानी कि ये क्या होता है μ1 2 1 μ2 क्या होता है भैया, यानी 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक ये होता है μ2 अपान μ1। अरे होता है नहीं होता, और 2 μ1 क्या होता है μ1 अपान μ2, देख लो कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आगे बात सुनो। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। अगर अब मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं यानी कि 3 माध्यम है, पहला माध्यम मैंने ले लिया, पहला माध्यम मैंने ले लिया, पहला माध्यम, और ये मैंने मान लिया क्या हवा, एयर, ठीक है ना। फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकंड मीडियम इज क्या, जल, वाटर, ठीक है ना। एंड थर्ड मीडियम इज तीसरा माध्यम है आपका कांच, यानी कि गिलास, ठीक है भाई। क्या है आपका तीसरा मीडियम, कांच, गिलास, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यही समझा देता हूं, ये क्या है एयर, तो फर्स्ट मीडियम तो क्या हो गई अपनी एयर। अब एक कांच का गिलास है, उसमें मैंने भर दिया पानी, तो पहले प्रकाश एयर से आएगा, किस में जाएगा पानी में, और पानी से कहां जाएगा फिर कांच में, और कांच से फिर वापस किस में जाएगा हवा में। जैसे देखिए ये एयर हो गई आपकी, एयर में मैंने किसको रख दिया वाटर को, और वाटर के मैं एक परत मान लेता हूं कांच की, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रकाश कहां आया, एयर, वायु में आया, ठीक है ना। तो वायु और ये क्या है पानी, तो फर्स्ट मीडियम वायु हो गया और सेकंड मीडियम क्या हो गया कांच, और पानी, और तीसरा मीडियम क्या आ गया कांच, ठीक है ना। ये तीसरा मीडियम क्या है कांच। तो पहले एयर से आई प्रकाश की किरण, किसमें गई पानी में, यहां नीचे क्या है कांच, और कांच से फिर वापस कहां चली गई एयर में। तो देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए मैं पहले ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो सबसे पहले मैं 2 μ1 निकालता हूं, 1 μ2,
यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। माध्यम 1 क्या है आपकी एयर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ A, और माध्यम 2 क्या है आपका वाटर, तो A म्यू W, और ये क्या आएगा म्यू W अपॉन म्यू A, अरे आएगा ना, ठीक है ना। अब देखिए मैं निकालता हूँ 2 म्यू 3, यानी कि 2 क्या है आपका वाटर, तो इसको क्या लिख दूंगा W म्यू G, और ये क्या आ जाएगा म्यू G अपॉन म्यू W। और अब कहां से कहां जा रही है एयर में, तो अब मैं क्या निकालूंगा 3 म्यू 1, ठीक है ना। और 3 म्यू 1 क्या हो जाएगा, यानी कि माध्यम 3 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, तो 1 क्या है आपकी एयर और 3 क्या है आपका G, तो इसको क्या लिखूंगा G म्यू A इजकल टू क्या आ जाएगा म्यू A अपॉन, अगर इन तीनों का मैं मल्टीपल करूं तो देखो 1 म्यू 2 इनटू 2 म्यू 3 इनटू 3 म्यू 1 बराबर क्या आएगा, वही बनाएगा कैसे, देखिए म्यू W अपॉन म्यू A मल्टीपल म्यू G अपॉन म्यू W मल्टीपल म्यू A अपॉन म्यू G। तो देखो म्यू A से म्यू A गया, म्यू W से म्यू W गया, म्यू G से म्यू G गया, तो क्या आ गया ये बराबर 1। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रख लेना, एक प्रॉपर्टी यहाँ से थी, इन दोनों का मल्टीपल भी क्या आएगा 1 आएगा, इसका मल्टीपल भी क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ से देखिए 1, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ A म्यू W मल्टीपल W म्यू G मल्टीपल G म्यू A इजकल टू क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। तो यहां से देखिए मैं निकालना चाहूं क्या W म्यू G, क्या W म्यू G, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन A म्यू W, ठीक है ना, A म्यू W मल्टीपल क्या आ जाएगा A म्यू W और G म्यू A, ठीक है ना। अब इसको देखिए W म्यू G, W का मतलब वाटर ग्लास, अब यानी कि ये क्या है, इसको क्या पढ़ूंगा मैं, इसको पढ़ूंगा पानी का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष, या क्या कहूं पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया भैया, अब देखो ये G म्यू A है यहाँ ये, तो ये क्या हो जाएगा पलटी मार के, अरे G म्यू A को क्या लिखूंगा मैं G म्यू A, ये रहा म्यू A अपॉन म्यू G, ठीक है ना। अब देखो G म्यू A को ये लिखूंगा मैं, तो ये अपॉन में है और पलटी मार कर क्या हो जाएगा म्यू G अपॉन म्यू A, अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और म्यू G अपॉन म्यू A को क्या लिखूंगा फिर मैं, बता सकते हो म्यू G अपॉन म्यू A क्या होता है, म्यू G अपॉन म्यू A क्या हो जाएगा, अरे म्यू G अपॉन म्यू A क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा A म्यू G, यानी कि कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको A म्यू G और यहां क्या है A म्यू W, ठीक है ना। और ये देखिए नया फॉर्मूला आ गया आपके पास और इंपॉर्टेंट भी है, क्या यदि आपको फ्रेंड्स, यदि आपको पानी का अपवर्तनांक पता है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, आपको कांच का अपवर्तनांक पता है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो आप क्या कर सकते हो
पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। और आगे ना समझो, एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि आपको कांच का अपवर्तनांक पता है वायु के सापेक्ष, यानी क्या हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक, अभी मैंने बताया था, थोड़ा और समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। ए म्यू डब्ल्यू यानी कि पानी का अपवर्तनांक, ठीक है ना, किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, तो उसको हम सीधे ही लिख देते हैं। अगर ये दोनों आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हो। आ रही है ना बात समझ में। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं इसको साफ कर देता हूं इधर से। तो फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूले याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से सीधा ही क्या होता है, काम आता है। अब देखिए जो मैं बात कर रहा था निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इतनी देर से हम सापेक्ष पढ़ रहे थे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इन सापेक्ष में क्या है, दो माध्यम, अब होने को इसमें भी दो माध्यम होते हैं, लेकिन एयर के सापेक्ष निकालते हैं, जिसे हम क्या कर देते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कह देते हैं। जैसे पानी का अपवर्तनांक, मुझे जैसे पहला माध्यम क्या है एयर और दूसरा क्या है वाटर, तो क्या लिखूंगा मैं, ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है ना। और ये क्या आ जाएगा फिर म्यू डब्ल्यू म्यू ए। तो ये क्या कहलाएगा, जब प्रकाश की किरण वायु से निकलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है, किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आप अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष निकाल रहे हो तो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। अब देखिए निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है 1, ठीक है ना। अब एयर को हम निर्वात के ही बराबर मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो हवा है उसका अपवर्तनांक भी लगभग बराबर किसके होता है, निर्वात के होता है, ठीक है ना। कितना होता है 1.003, तो इसे लगभग हम किस में मानकर चलते हैं 1 में, ठीक है ना। अगर मैं पानी के अपवर्तनांक की बात करूं, अब मैं पानी के अपवर्तनांक यानी कि सीधी सी बात है निरपेक्ष अपवर्तनांक ही चल रहा है, यानी एयर के सापेक्ष ही चल रहा है। तो मैं पानी की बात करूं तो 1 पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। अगर मैं कांच की बात करूं तो कांच का होता है 1.5, और सबसे ज्यादा किसका होता है, हीरे का। किसका होता है भैया, हीरे का, डायमंड कितना होता है 2.4, ठीक है ना। ये कुछ अपवर्तनांक थे, आपको याद रखने हैं। अब मैं बात करता हूं फ्रेंड्स किसकी, निरपेक्ष अपवर्तनांक की निर्भरता, यानी कि डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो कैसे, देखिए अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम के किस पर, नेचर पर डिपेंड करता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, यानी कि या कहूं मैं प्रकाश का रंग होता क्या है, एक्चुअली में रंग होता कुछ नहीं है, सिर्फ क्या होती है प्रकाश की वेवलेंथ, वो ही रंग है। जिस लाइट की जो वेवलेंथ यानी प्रकाश है, जो वेवलेंथ हमारी आंखों पर गिर रहा है उस प्रकार का हमें रंग दिखाई देता है। तो एक्चुअल में रंग है क्या, वेवलेंथ है, ठीक है ना, माध्यम के ताप पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है ना, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो उस प्रकाश की चाल के, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कहूं या वेग, अगर चाल को मैं क्या दे देता हूं, डायरेक्शन दे देता हूं, तो वो क्या बन जाता है, वेग बन जाता है। उसके क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जैसे मैं कहूं ये रहा, यानी कि म्यू प्रोपोर्शनल 1/v, या फिर मैं कहूं और जो रंग है उसके भी व्युत्क्रमानुपाती, तरंगदैर्घ्य के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ। यानी कि अगर प्रकाश की चाल क्या है, ज्यादा है,
यदि प्रकाश की चाल क्या है, ज्यादा है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। आ रही है बात समझ में? यदि प्रकाश की चाल क्या है, ज्यादा है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, और उसका अपवर्तनांक कम होगा तो वो कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। आ रही है बात समझ में? या आप ऐसे भी कह सकते हो, जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की किरण क्या है, ज्यादा तेजी से चलती है, यानी कि उसका वेग, उसमें वेग क्या होता है, प्रकाश का ज्यादा होता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब म्यू प्रोपोर्शनल वन अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य भी क्या है, अगर प्रकाश की हम कलर की बात करें, यानी कि लाल रंग का क्या है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो वो क्या है, उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। क्या होगा, अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और इसीलिए लाल रंग क्या है, सबसे कम फैलता है। आ रही है बात समझ में? और यही कारण है कि लाल रंग क्या है, सबसे कम फैलता है। सबसे कम फैलता है तो हमें क्या, वो दूर से ही दिखाई, यानी इसका नहीं होता है, उसका प्रकीर्णन नहीं होता है लाल रंग का, इसलिए वो हमें बहुत दूर से भी क्या है, दिखाई दे जाता है। और यही कारण है, कि उसे हम किसमें, जो खतरे का निशान होता है उसके रूप में, जैसे आपने देखा होगा पेड़ों के पीछे लाल बत्ती, या फिर कोई भी जहां भी डेंजर वाला है, जैसे अपने ट्रैफिक बत्तियां रोकना होता है तो क्या रेड, क्यों, वो दूर से दिख जाती है। आ रही है ना बात समझ में? तो देखिए ये यहाँ आ गया, तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, 1 म्यू 2 बराबर क्या होता है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, और क्या हो गया ये v1 अपॉन v2। क्यों, म्यू प्रोपोर्शनल क्या है, 1 अपॉन v। अगर इसको क्या बनाना चाहूँ मैं, यहाँ से फॉर्मूला बनाना चाहूँ, तो जैसे माध्यम एक का अपवर्तनांक क्या है, म्यू 1, चाल क्या है v1, माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या है, म्यू 2, प्रकाश की चाल क्या है उसमें, v2। तो अब देखिए क्या होगा, म्यू 1 अपॉन म्यू 2, तो क्या आ जाएगा, v2 अपॉन v1, या म्यू 2 अपॉन म्यू 1 बराबर क्या आ जाएगा, v1 अपॉन v2। ऐसे ही क्या आ जाएगी, तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ देखिए एक बात, हम पढ़ के आ चुके हैं या नहीं पढ़ के आए हैं, तो पढ़ लीजिए कि भाई विभव यानी कि जो प्रकाश होता है वो 7 श्वेत प्रकाश कितने अवयवी रंगों में, 7 में, विभव के रूप में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है वेवलेंथ, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ रही है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की। ठीक है ना। अब हम पढ़ के आ चुके हैं कि अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है वो क्या है, तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती। तो ध्यान से सुनना, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम। क्या होगा, सबसे कम। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, रेड रंग का, लाल कलर का। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, वायलेट का होगा। किसका होगा, वायलेट का होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए यहां से ये 2 पॉइंट बनाए हैं मैंने। तो ये कह रहा है कि I इज ग्रेटर देन R, और I इज ग्रेटर देन R है तो हम एक चित्र बनाकर आए थे, ध्यान से देखिए। I इज ग्रेटर देन R, यानी कि ये सरल माध्यम होता था और ये क्या होता था, सघन। ठीक है ना। अब इसको जाना कैसे चाहिए था, कोई सा भी माध्यम मान लो, सघन में आप पानी भी ले सकते हो, कांच भी ले सकते हो, कोई, इसको ये ऐसे जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ऐसे जाती थी, और ये R होता था आपका। ठीक है ना। ये क्या होता था, I। तो अब देखो I इज ग्रेटर देन R, तो I इज ग्रेटर देन क्या है, R है। तो I इज ग्रेटर देन R है, तो इस स्थिति में क्या हुई है, ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ी, झुकी है या नहीं झुकी है। ठीक है ना। पर अपवर्तन होने का कारण क्या है, प्रकाश की चाल ही है। किसी माध्यम में ज्यादा है तो किसी में कम। लेकिन जैसे ही क्या गई है, सघन माध्यम में गई तो इसकी चाल क्या हो गई, कम हो गई। और चाल कम हो गई तो अपवर्तनांक क्या होगा, देखो यहां से चाल
कम तो अपवर्तनांक ज्यादा। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा, और सरल का क्या होगा? कम। तो मैंने कहा था कि किसी माध्यम का सघन होना या विरल होना किस पर निर्भर करता है? उसके अपवर्तनांक पर। ठीक है ना? तो यहां से देखिए I इज ग्रेटर देन R है, देन क्या होगा? V1 इज ग्रेटर देन V2। सीधी सी बात है, सरल में वो तेजी से चलेगी, जैसे सघन माध्यम आएगा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तभी तो क्या है, वो अवलंब के पास झुक जाएगी, क्योंकि ज्यादा ताकतवर कभी किसी को जाने नहीं देता है। नहीं जाने दे रहा, उसने उसको क्या कर लिया? खींच लिया। क्या कर लिया? खींच लिया। और उस स्थिति में क्या हो जाएगा? μ1 इज लेस देन μ2। क्यों? अपवर्तनांक क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम, और इसका अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा। ठीक है ना? और हम बात करके आए थे सापेक्ष अपवर्तनांक की। तो सापेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक दो निरपेक्ष अपवर्तनांकों का रेशो ही तो होता है वो। या तो मैं क्या करता हूं μ1 अपॉन μ2, या कभी क्या करता हूं μ2 अपॉन μ1। एक का दो के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालता हूं, या दो का एक के सापेक्ष निकालता हूं। ठीक है ना? तो उस स्थिति में तो दो निरपेक्ष अपवर्तनांकों का क्या है? रेशो। ठीक है ना? तो किसी माध्यम का सघन होना या विरल होना वो किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक। जैसे यहां था ये वायु थी और ये क्या था? पानी। तो इसकी तुलना में ये क्या हो गया? सघन हो गया। अब मैं बात करूं किसकी? कांच की। कांच और पानी। तो मैंने अभी बताया था आपको, कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? 1.5। जल का कितना होता है? 1.33 बताया था ना। तो यानी कि इस पानी के सापेक्ष कांच क्या है? इस पानी के सापेक्ष कांच क्या है भैया? ज्यादा। क्या है? सघन है। ठीक है ना? तो किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर। अब बात कर रहे हैं हम, देखो यहाँ I इज लेस देन R, I इज लेस देन R है। अगर ये क्या है, जैसे मैं इसको जस्ट क्या कर देता हूं? उलट देता हूं। ये सघन माध्यम मैंने क्या मान लिया? पानी। ठीक है ना? आ रही है? या फिर आप मान लीजिए, और ये क्या हो गया? सरल माध्यम हो गया। अब देखिए ये प्रकाश की किरण क्या है? ऐसे आ रही थी और ऐसे आकर नहीं आकर ये क्या हो जाती है? ऐसे दूर हट जाती है। तो ये क्या है आपका? R, और ये क्या है आपकी? I। तो अब इस स्थिति में क्या हो गया? I कम है और R ज्यादा है। इसका मतलब यहां कम वेग से चल रही थी प्रकाश की किरण, यहां क्या हो गई? ज्यादा वेग से। V1 इज लेस देन V2, यानी कि इसमें क्या है? कम चल रही थी और इसमें क्या हो गई? ज्यादा। फिर क्या कहूंगा मैं? लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2। अगर रंग की बात करूं तो यहां लैम्डा 1 मानू और लैम्डा 2। ठीक है ना? तो ये तरंग दैर्घ्य आ गई, और इस स्थिति में μ1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? μ2। ये μ1 था, ये μ2 था, और ये क्या था? ठीक है ना? दो माना है मैंने नीचे से चलती तो। ठीक है? तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा? सॉरी उल्टा कर दिया क्या मैंने? हाँ उल्टा कर दिया। μ1 μ2। तो क्या हो जाएगा? माध्यम एक का अपवर्तनांक दो की तुलना में ज्यादा, और यही तो बात कर रहे थे हम, यानी कि यहाँ जाएगा μ1 इज ग्रेटर देन μ2। और मैंने अभी कहा था जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो कैसा होता है? सघन। ये सघन हो गया। ये क्या हो गया? विरल। और सघन में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम, और विरल में क्या होती है? ज्यादा। आ रही है ना समझ में? और बात में करूं निर्वात में, तो निर्वात में आप जानते हो क्या होती है? C बराबर 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? ये तो क्या हो गई आपकी अपवर्तनांक की निर्भरता। अब देखिए एक चीज और देख लेते हैं हम लोग कि एक तरंग सिद्धांत हम पढ़ेंगे आगे। तो तरंग सिद्धांत क्या कहता है? तरंग सिद्धांत के अनुसार माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक पहले ज्ञात कर चुके हैं। माध्यम एक के सापेक्ष दो का क्या लिखते थे? 2μ1 बराबर v2/μ1। वो क्या होता है? दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर, या वेग के अनुपात के बराबर। देखिए माध्यम एक में प्रकाश का वेग बटे माध्यम दो में प्रकाश का वेग। अरे इसको कैसे लिखूंगा मैं? वही चीज है ये 1μ2। 1μ2 को क्या लिखूंगा मैं? μ2 अपान μ1। बता चुका हूं पीछे, वही चीज तो आई है, ये वही निर्भरता तो है।
आप नोट्स बना ले इसलिए आसानी से इसको लिख लेना। तो वही चीज तो है ही है, और क्या है, ये तरंग सिद्धांत से निकल के आया है। तो देख लो यहाँ V1 होगा, यहाँ क्या होगा V2, तो μ2 अपॉन μ1 बराबर V2 अपॉन V1। अब ये दोनों नियत में मानूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से म्यू प्रोपोर्शनल V1 आएगा या नहीं आएगा, 1 अपॉन में V1, यानी क्या होगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना, तो यहां से आप निकाल सकते हो। और कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक हम निकाले तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, कांच का निरपेक्ष निकाल रहे हो आप तो ए म्यू जी निकाल रहे हो, तो एयर में और फिर कांच में प्रकाश की चाल, तो एयर में तो क्या होती है सी का मान मैंने अभी बताया, और कांच में जिस चाल से प्रकाश चल रहा है उसका क्या लगा दोगे, भाग लगा दोगे। एक फॉर्मूला और आपका रह गया, साफ करने का कहा गया भाई, एक फॉर्मूला और रह गया आपका, देखिए उसको भी समझा देता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है, काम आता है, स्नेल के नियम से ही है, वो भी रिलेटेड। तो माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे थे, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो ये क्या लिखता था मैं, माध्यम 1 के सापेक्ष, तो 1 कहाँ आएगा आगे और ये यहाँ जाएगा, और इसको कैसे लिखता था भैया मैं, μ2 अपॉन μ1, ऐसे लिखता था ना। तो अब यहां से देखिए ये आ गया, और यही क्या होता है, अब मैं कहूं स्नेल के नियम से माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक स्नेल के नियम से, तो क्या आएगा भैया, स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर, क्रॉस मल्टीपल इनको कर दूं मैं तो क्या आ जाएगा, μ2 साइन आर इजकल टू μ1 साइन आई। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काम आएगा, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, और क्रांतिक कोण की स्थिति में जब हम पढ़ेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन तो उस स्थिति में भी काम आएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना कहाँ से आया है, स्नेल के नियम से हमने निकाली, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, तो μ2 साइन आर μ1 साइन आई। हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो भी फॉर्मूले बताए कोष्टक में बंद किए उनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये कह रहा है कि वायु, पहला क्वेश्चन देखिए कि वायु में प्रकाश का वेग जानते हैं हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यदि कांच का अपवर्तनांक क्या दे दिया आपको, कांच का अपवर्तनांक यानी कि μg दे दिया, ठीक है ना, और ये क्या है 1.5 निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो प्रकाश का कांच में वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, हम पढ़ के आए μg बराबर क्या होता है, प्रकाश का निर्वात या वायु में वेग बटे प्रकाश का कांच में वेग, यही फॉर्मूला होगा ना, ठीक है ना। तो उस हिसाब से क्या आ जाएगा, प्रकाश का निर्वात में या कांच में वेग बटे प्रकाश का कांच में वेग। तो देखिए अब मैं यहीं से कर देता हूं, तो ये आ जाएगा यानी कि वी एयर ही आएगा ना, तो 3 × 10⁸ और वी जी कांच में वेग, और चाहिए क्या उसको, कांच में वेग, तो वी जी चाहिए उसको। तो यहां से देखिए वी जी बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ बटे मीटर पर सेकेंड बटे क्या आएगा भैया वीजी, और वीजी आपको दे रखा है क्या, तो वीजी तो ज्ञात ही कर रहे हैं, म्यू जी दे रखा है क्या, दे रखा है बिल्कुल, 1.5
5, ठीक है ना। तो Vg बराबर क्या आ जाएगा, पॉइंट हटा दूं, यहाँ क्या आ जाएगा 8 की जगह 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। और 3 5 15, 1 10 तो 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अरे आ रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है आपका कि चित्र में एक प्रकाश की किरण भाग के पथ को दर्शाता है। यह 3 माध्यमों से गुजरती है और इन माध्यमों के अपवर्तनांकों के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 3 भाग है, ठीक है ना, ये 3 भाग दे रखे हैं आपको और इन तीनों भागों में से प्रकाश की किरण गुजर रही है, तो इनसे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो आप। तो मैं अगर आपसे सीधा का सीधा कहूं तो ये कि इसमें आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा माध्यम क्या है, सघन है, कौन सा विरल है, किसके सापेक्ष कौन सा ज्यादा सघन है और कौन सा ज्यादा विरल है, ठीक है ना। तो उसी से पता चल जाएगा कि चाल किसमें किसके सापेक्ष ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रकाश की चाल या वेग, ठीक है ना। अगर चाल को मैं दिशा दे दूं तो क्या बन जाता है, वेग बन जाता है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से देखिए हम चित्र से पता लगाते हैं, अभी पढ़ के आए हैं वही चीज काम आएगी। देखो ये प्रकाश की किरण है और ये यहाँ से गई, तो देखो यहाँ I ज्यादा है ना और यहाँ ये R1 क्या है, कम। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, I1 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है ना। और हम पढ़ के आए I1 इज ग्रेटर देन R1 है, तो मैं यहाँ चाल प्रकाश की मान लेता हूँ V1 V2 V3, ठीक है ना भैया। तो यहाँ क्या होगा, V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा ना। इसी प्रकार अब यहाँ देखिए ये I2 है और ये क्या है R2, ठीक है ना। ये क्या है I2 और ये R2, तो देखो I2 इज लेस देन R2, I2 इज लेस देन R2 है या नहीं है? तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा, V2 इज लेस देन V3। अरे I2, ये रहा I2, तो यहाँ क्या है चाल V2 लेस देन R2, ये क्या है R2, तो इससे क्या आ जाएगा V3, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं इसके सापेक्ष ही है, तो यहाँ देखिए I1 और ये R2 ज्यादा है ना I1 की तुलना में, तो I1 लेस देन R2, तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा V1 इज लेस देन V3, ठीक है ना। और हम पढ़ के आए हैं अपवर्तनांक क्या होता है, वेग के या चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ ज्यादा है, V1 ज्यादा है, तो μ1 क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा किससे, μ2 से। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ V2 क्या है, कम है V3 की तुलना में, तो क्या आ जाएगा μ2 इज ग्रेटर देन μ3, ठीक है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा वही चीज, μ1 इज ग्रेटर देन μ3। अब इसको मैं कह देता हूं 1, इसको कह देता हूं 2, इसको कह देता हूं 3। तो देखो क्या कह रहा है, μ1 μ2 से तो क्या है छोटा और μ1 μ3 से क्या है बड़ा। तो इनसे क्या स्पष्ट होता है, इनसे क्या स्पष्ट होता है भैया। तो देखो मैं इसको μ1 को क्या है, μ1 को μ3 से तो क्या कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं, और ये क्या है μ2 से छोटा है। μ2 से छोटा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका, तो ये आपका रिलेशन निकल के आ गया, यानी कि μ2 μ3 और इनके बीच में क्या है μ1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3
जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि प्रकाश की किरण कांच से कहां जा रही है, जल में, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या कह रहा है, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष, कहां गमन कर रही है, कांच से जल में, तो किसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे, कांच के सापेक्ष। तो कांच के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, जो सापेक्ष होता है वो आगे आता है, और जिसका ज्ञात कर रहे हैं, किसका, पानी का, जल का ही तो कर रहे हैं, वाटर, जी म्यू डब्ल्यू। अब जी म्यू डब्ल्यू को कैसे लिखते थे आप, पता है आपको, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, ऐसे ही तो लिखते थे। जो ये होता था ऊपर आता था, सापेक्ष वाला नीचे आता था, ठीक है ना। तो यहां से देखिए म्यू डब्ल्यू क्या है आपका, यहां से आप ये चीज लिख लें। जल का अपवर्तनांक क्या दे रखा है, म्यू डब्ल्यू दे रखा है आपको 4/3। कांच का क्या दे रखा है, यानी कि मैं कहूं म्यू जी दे रखा है आपको 3/2, और जी म्यू डब्ल्यू पूछ रहा है, तो म्यू डब्ल्यू क्या है 4/3 अपॉन में म्यू जी क्या है, मान रहा हूं 3/2। इसको हल करता हूं तो ये आएगा 4/3, और ये 2 पलटी मार के ऊपर, और ये आ गया 8/9। जी म्यू डब्ल्यू का मान क्या आ गया, 8/9। अरे आया है नहीं आया, जी म्यू डब्ल्यू क्या आ गया आपका, जी म्यू डब्ल्यू 8/9। तो फ्रेंड्स आशा है आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन में समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम आपको वापस से समझाने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे